ये हाँ चलो शेयर कर दिया आपने, थोड़ा माइक इधर से एक सेकंड, अभी शेयर नहीं किया। और थोड़ा सा नीचे, बस ओके। चलो शेयर कर दिया आपने, एक कर आप मैडम कल जो है आप एकदम स्क्रीन पे ही देखते रहेंगी, लेंस पे आपने देखा नहीं, आपको हमने देखा। चलिए इधर देखिए। अच्छा लेंस हाँ, ये लेंस पे देखेंगी तब सीधे बच्चों से आप उनसे आई कांटेक्ट होगा, है ना। हाँ, जैसे अभी देख रही उनको संबोधन करना है, इधर देख के बोलेंगी तो उनको लगेगा मेरे से बात, मेरे से हाँ। और नीचे देखेंगी तो ऐसा लगेगा किसी और से बात कर रही है, बात मतलब मुझे सुना बस रही है। अच्छा अच्छा हाँ। ये दोनों में सेम चीज आ रही है, उसी को डिसाइड स्टार्ट करते हैं मैडम, है ना। हाँ बस जैसे कल आपने किया था अपना परिचय देते हाँ। ओके सागर प्लीज, वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग, ओके टेक यस मिस्टर। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा से हूँ। सभी छात्राओं को हमारा नमस्कार। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विश्व का इतिहास 18वीं एवं 19वीं सदी का यूरोप, उसके अंतर्गत मैं पूर्वी समस्या, क्रीमिया युद्ध और बर्लिन कांग्रेस के बारे में बतलाऊंगी। पूर्वी समस्या क्या है? आज का जो हमारा उद्देश्य होगा इस चैप्टर को पढ़ाने का, वो मेरा उद्देश्य है पूर्वी समस्या क्या है, पूर्वी समस्या के विभिन्न चरण एवं प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी समस्या का योगदान। उसे हमने विभिन्न चरणों में बांटा है। पहला चरण है जैसे तुर्किस्तान एवं मंगोल आक्रमण 13वीं एवं 14वीं सदी तक, फिर तुर्कों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में किस प्रकार हुई, और टर्की साम्राज्य का विस्तार। दूसरा जो हमारे चैप्टर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्की साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, पतन के आंतरिक कारण क्या होंगे, फिर तुर्की साम्राज्य के पतन के बाह्य कारण क्या होंगे, और इसके बाद मैं बतलाऊंगी तुर्की समस्या का रूप या स्वरूप या तुर्की समस्या क्या है। तुर्की समस्या के बाद तुर्की समस्या के विभिन्न सोपान क्या क्या हैं? तो विभिन्न सोपानों के अंतर्गत प्रथम सोपान जो है वो 1800 से 1840 तक, जिसके अंतर्गत सर्बिया का विद्रोह, यूनान का विद्रोह, मिस्र और तुर्की का युद्ध होगा। तुर्की समस्या का द्वितीय चरण जो है वो 1841 से 1856, और उसी के अंतर्गत दूसरा रहेगा 1841 से 1856 तक, जिसमें कि क्रीमिया का युद्ध और पेरिस की संधि होगी। पूर्वी समस्या का तृतीय चरण के अंतर्गत 1856 से 1870 तक कौन सी स्थितियां बनी, और फिर 1870 से 1877 रूस टर्की युद्ध और सेंट स्टीफेनो की संधि, और सन 1878 में बर्लिन कांग्रेस के लिए कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई। फिर जो है चतुर्थ चरण के अंतर्गत 1878 बर्लिन सम्मेलन और तुर्की साम्राज्य 1878 के बाद। पूर्वी समस्या का जो पंचम चरण है वो बर्लिन कांग्रेस के बाद तुर्क आंदोलन 1908 और प्रथम और द्वितीय बाल्कन युद्ध और एवरेस्ट की संधि, और प्रथम विश्व युद्ध में बाल्कन युद्ध का योगदान। और निष्कर्ष रहेगा पूर्वी समस्या का निष्कर्ष, प्रथम विश्व युद्ध में योगदान एवं कारण, प्रमुख युद्ध जो हुए हैं इस पूरी समस्या में, तो कौन कौन से राष्ट्र, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, टर्की, और प्रमुख
संधियां और युद्ध। जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज हम पूर्वी समस्या के बारे में पूरा बतलाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पूर्वी समस्या क्या है। पूर्वी समस्या से संबंधित किस प्रकार से तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब तुर्किस्तान एवं मंगोल 13वीं एवं 14वीं सदी। तो तुर्किस्तान पहले कहां पर था? तुर्किस्तान एशिया में था और वहां पर जो तुर्क लोग रहते थे उनके ऊपर मंगोल आक्रमण 12वीं सदी से शुरू हुए। मंगोलों में आप लोगों ने चंगेज खान का नाम सुना होगा। 13वीं सदी के आरंभ में ही चंगेज खान ने पूरे एशिया में अपना आक्रमण कर रखा था और आपको याद होगा उसी समय भारत में इल्तुतमिश शासन कर रहे थे और इल्तुतमिश का शासन 1236 तक था और उसी समय चंगेज खान के आक्रमण का भय हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया और यही मंगोल आक्रमण जो है वो तुर्किस्तान में होते रहे और उस समय मंगोलों से प्रभावित होकर के 13वीं-14वीं सदी में तुर्क जो है वहां से उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा और आकर के वो दूसरे क्षेत्र में उनका साम्राज्य विस्तार चालू हुआ। तुर्कों को वहां से भागना पड़ा और रोमन साम्राज्य पर इन्होंने आक्रमण किया। रोमन साम्राज्य में उस समय 14वीं सदी में बाइजेंटाइन साम्राज्य था और उसका शासक जो है कॉन्स्टेंटाइन 11वां था। तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो कॉन्स्टेंटाइन 11वां को पराजित किया और उस समय तुर्कों का जो राजा था, सम्राट था, वो उस्मान ऑटोमन था। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना, तो उस्मान ऑटोमन के नाम पर जो रोमन साम्राज्य में स्थापित किया गया ऑटोमन साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य जो स्थापित किया गया उसको ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। क्यों कहा गया ऑटोमन साम्राज्य? क्योंकि तुर्कों का जो सुल्तान था उसका नाम था उस्मान ऑटोमन। उस्मान ऑटोमन के नाम के आधार पर जो रोमन साम्राज्य पर तुर्कों का साम्राज्य स्थापित किया गया उसको ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। और ये ऑटोमन साम्राज्य जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है कुस्तुनतुनिया में रखी और ये साम्राज्य जो है रोमन साम्राज्य पर स्थापित किया गया और ये टर्की का साम्राज्य विस्तार हुआ। ये देखिए 13वीं सदी में टर्की और ये मंगोलिया उसके ऊपर दिखाया जा रहा है। मंगोलिया से मंगोलों ने आक्रमण किया। तुर्किस्तान से जो है तुर्क यहाँ से पलायन कर गए और रोमन साम्राज्य पर, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये चंगेज खान का साम्राज्य, ये उसका साम्राज्य। फिर ये है बाइजेंटाइन साम्राज्य। ये मैप ऑफ तुर्किस्तान। अब जब ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई उसके बाद तुर्क साम्राज्य के जो शक्तिशाली सुल्तान थे, तो सुल्तान सलीम प्रथम 1512 से 1520 ईस्वी तक, सुलेमान द्वितीय 1520 से 1566 तक, सलीम द्वितीय 1566 से 1574 ईस्वी तक की 16वीं सदी में पूरे साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। ये देखिए ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के शासक हैं सुल्तान सलीम फर्स्ट, सुलेमान सेकंड, सलीम सेकंड। अब तुर्क साम्राज्य का विस्तार इन सुल्तानों के समय पर अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों तक हो गया, हैब्सबर्ग साम्राज्य के प्रदेशों तक हो गया और इटली के तटीय प्रांतों तक, एशिया माइनर और बाल्कन प्रायद्वीप। अब बाल्कन प्रायद्वीप का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही बाल्कन प्रायद्वीप के राज्य जो हैं वो तुर्की के सुल्तान का विरोध करेंगे और डैन्यूब व काला सागर पर तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। ये देखिए ऑटोमन एम्पायर 1453 से 1566 तक, जो भी सुल्तानों के बारे में भी दिखाया गया। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा चरण है उसके अंतर्गत अब शुरू होगा तुर्की साम्राज्य का पतन।
अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से तुर्की का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इसका पतन क्यों शुरू हुआ। 200 सालों तक लगभग तुर्की का साम्राज्य स्थापित रहा। तुर्की का साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में स्थापित था। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया था कि मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर के तुर्की सुल्तान जो है वो कहां पर आए, रोमन साम्राज्य पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बाल्कन राज्य हैं, रोमन साम्राज्य जो था वहां पर ईसाई जाति के लोग रहते थे, स्लाव जाति के लोग रहते थे, बल्गर रहते थे। और जो तुर्की सुल्तान है वो कौन है, मुस्लिम है। तुर्की बहुत अधिक बर्बर थे, सुल्तान जो थे वो बड़े कट्टर थे, निरंकुश थे। और जो वहां की जो जनता थी जहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो जनता क्या थी, ईसाई या स्लाव थे। तो इन दोनों में तालमेल नहीं हो पा रहा था, यानी शासक जो था वो दूसरे धर्म का था और जो शासित थे यानी जनता जो थी वो दूसरे धर्म की थी, और ये तालमेल नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ये है आंतरिक कारण कुछ ऐसे हुए। और दूसरा आंतरिक कारण क्या हुआ कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो भी हो चुकी थी। और उस क्रांति के कारण भी बाल्कन राज्यों पर प्रभाव पड़ा और वो स्वतंत्र होने की सोचने लगे। दूसरा, जैसे धर्मांधता के कारण तुर्क सुल्तानों का ईसाइयों पर अत्याचार। तुर्क सुल्तान जो थे वो निरंकुश और एक तंत्रवादी तुर्क शासक। तुर्की जो थे वो सामंतवादी व्यवस्था थी उनकी, और तुर्कों की अवैज्ञानिक एवं अनौद्योगिक दृष्टिकोण, जिसके कारण तुर्क को यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा जाने लगा। और तुर्क साम्राज्य, जैसा शुरू में ही हमने बताया, कि बहुत विशाल था और इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए योग्य शासकों की जरूरत थी। अब कुछ बाह्य कारण थे। बाह्य कारण कौन से थे, जैसे अन्य राष्ट्र। अब तुर्क, जैसा हमने पहले शुरू में बताया है कि तुर्क कहां से, तुर्किस्तान से आकर के रोमन साम्राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब यहाँ पर जब रोमन साम्राज्य पर इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो पूरा तुर्क साम्राज्य है उसके चारों ओर यूरोपीय राष्ट्र हैं। अब ये समस्या यहीं से शुरू होती है। यूरोपीय राष्ट्र कौन से हैं, जैसे रूस है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और अन्य राष्ट्र हैं। इनके अपने सबके तुर्क पर अपने अपने स्वार्थ हैं। जैसे रूस जो है वो काले सागर क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व के लिए तुर्कों से माने टकराव या युद्ध करता था। तुर्क साम्राज्य जब स्थापित हुआ है तो तुर्कों ने काला सागर भी अपने अधिकार में कर लिया था। तो रूस को यह था कि काला सागर, डैन्यूब क्षेत्र और बाल्कन क्षेत्र जो है वो हमारे अधिकार में आना चाहिए। ऑस्ट्रिया यह तुर्क के आतंक को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि जब तुर्क यहाँ पर आए तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को भी कई बार युद्ध में पराजित किया था। तो ऑस्ट्रिया उस आतंक को समाप्त करना चाहता था। और इंग्लैंड जो है पूर्वी साम्राज्य की रक्षा चाहता था, क्योंकि पूर्वी में तुर्क बना रहे तो इंग्लैंड का पूर्वी क्षेत्र में जो भारत पर राज्य है वो उसका माने बना रहेगा, कोई भी डर जो है यूरोपीय राष्ट्रों से नहीं रहेगा। फ्रांस जो है व्यापारिक हितों के लिए तुर्क साम्राज्य में हस्तक्षेप चाहता था, और अन्य राष्ट्र जो हैं सार्डिनिया है, पिडमॉन्ट और प्रशा तुर्क साम्राज्य में हस्तक्षेप चाहते थे। तो तुर्क साम्राज्य का पतन कैसे शुरू होता है, एक तो जो इतने बड़े साम्राज्य के जो सुल्तान है वो अयोग्य होने लगे। जो हमने शुरू में बतलाया था, सलीम प्रथम, सुलेमान द्वितीय, वो तो बहुत योग्य थे, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसके बाद यानी 15वीं 16वीं सदी में वैसे सुल्तान नहीं हुए कि इतने बड़े क्षेत्र को संभाल पाए। जब संभाल नहीं पा रहे थे तो दो कारण तुर्क के पतन के शुरू हुए। एक तो उसके आंतरिक कारण थे कि जो कि सुल्तान और वहां के बाल्कन राज्यों की जो जनता थी उनमें तालमेल नहीं हो पा रहा था और वो स्वतंत्र होना चाहते थे। और दूसरा बाह्य कारण था, जिसमें कि जो यूरोपीय राष्ट्र है वो तुर्क में इंटरेस्ट लेने लगे, तुर्क में हस्तक्षेप करने लगे, और यही से तुर्कों का या तुर्की साम्राज्य का पतन चालू होता है। और इसी को पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये जो मैप है, ये ऑटोमन साम्राज्य जो येलो से लिखा हुआ है, उसके चारों इंग्लैंड है रेड से, फिर फ्रांस है ब्लू से, और जर्मनी, प्रशा, सार्डिनिया, इटली, ये पूरा, और इधर काला सागर और उधर रूस है। तो इस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य जो है ये विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों से घिरा हुआ है। ये मैप आप अवश्य देखिए, बल्कि आप लोग एटलस भी रखा करिए। कोई भी ऐतिहासिक चीज या कोई भी इतिहास का चैप्टर हमें पढ़ना है तो ये जानना चाहिए कि वहां का भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। ये देखिए,
हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, रशिया एंड यूरोप, टर्की। ये पूरा मैप जो है इससे क्लियर हो रहा है। अब तुर्की समस्या का रूप, जैसा अभी अपन ने देखा कि तुर्की समस्या के लिए, ये पतन के लिए उसके कुछ आंतरिक कारण थे और बाह्य कारण थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 19वीं सदी के प्रारंभ में, माने वो उधर से अपन ने 16वीं सदी से 17वीं सदी तक देखा कि कौन से कारण ऐसे बनते आए। यूरोपीय राज्यों एवं रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा सार्डिनिया ने तुर्कों की निर्बलता का फायदा उठाकर अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु तुर्क साम्राज्य में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, जिससे यह समस्या जो है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई और इसे ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि माने तुर्क के लिए जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे, और तुर्क जो है वो उसकी आंतरिक समस्या तो ठीक ही है, उसकी आंतरिक समस्या के साथ साथ यूरोपीय राष्ट्रों ने जो हिस्सा लिया उसकी समस्या के समाधान में या अपने स्वार्थों के लिए, उसे ही पूर्वी समस्या का नाम दिया गया। ये देखिए टर्की और वो मैप। अब जैसे कुछ इतिहासकारों ने इस समस्या के बारे में क्या कहा है, जैसे जॉन मार्ने ने लिखा है कि परस्पर विरोधी जातियों, अरे जैसा कि मैंने बताया था कि शासक जो है वो मुस्लिम है और जो बाल्कन क्षेत्र है जहां पर उसने शासन किया है वो दूसरे धर्म के लोग हैं। धर्मों एवं पृथक स्थानों के संघर्ष से उत्पन्न जटिल, असाध्य और परिवर्तनशील समस्या को पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मिलर के अनुसार पूर्वी समस्या को यूरोप में धीरे धीरे समाप्त होते हुए तुर्की साम्राज्य की शून्यता को भरने की समस्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैरियट ने कैसे लिखा है, पूर्वी समस्या एक ऐसी समस्या थी जिसने यूरोपीय देशों में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। अब देखिए ये जो मैरियट जी ने लिखा है कि जिसने यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देश कौन, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी है, इटली है, इन राष्ट्रों में भी परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस अब आगे अपन जब देखेंगे जो प्रथम, द्वितीय और पंचम चरण था तो ये यूरोपीय राष्ट्र आपस में आमने सामने आ जाएंगे। ये देखिए ये मैप, टर्की की स्थिति और यूरोपीय राष्ट्र, और टर्की का पतन जैसे शुरू होता है, ये छोटे छोटे राज्य जैसे यूनान है, सर्बिया है, रोमानिया है, बल्गारिया है, स्लोवाकिया है आदि ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू कर दिया और इस संघर्ष में यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया। अब ये जो पूर्वी समस्या शुरू होती है, दो भाग हो गए यूरोप के। एक भाग इनकी स्वतंत्रता चाहता था, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको टर्की के अधीन से स्वतंत्र करना चाहता था, और दूसरा भाग जो है वो टर्की को, साम्राज्य को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, जिसका लीडर जो था, प्रमुख जो था वो इंग्लैंड था। और जो इन छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र करना चाहता था उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस। तो इसी समय रूस के राजनीतिज्ञों ने कहा है कि यह घृणित पूर्वी प्रश्न एक भयंकर गठिया रोग की भांति है जो कभी पैरों को और कभी हाथ को पीड़ा पहुंचाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पूर्वी समस्या जो है वो सामने आई और पूर्वी समस्या क्या है। तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट बता सकता है पूर्वी समस्या क्या है? कोई भी स्टूडेंट, पूर्वी समस्या क्या है? अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो आप उत्तर दे सकते हैं, पूर्वी समस्या क्या है? अच्छा चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पूर्वी समस्या के विभिन्न सोपान। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि पूर्वी समस्या के कुछ आंतरिक कारण भी थे और कुछ बाह्य कारण भी थे, और वही है कि पहले आंतरिक कारण से अपन शुरू होंगे कि पूर्वी टर्की के अंतर्गत जो राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और उनकी स्वतंत्रता में जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो हस्तक्षेप करने लगे। अब जैसा अभी हमने बताया कि एक ग्रुप जो है वो रूस है जो कि चाहता है कि ये राज्य जो है वो स्वतंत्र हो जाएं, और दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों का नेता इंग्लैंड है जो चाहता है कि टर्की बना रहे और शक्तिशाली रहा है। अब ये जो पूर्वी समस्या का प्रथम चरण है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो युद्ध इसके पहले हो चुके हैं।
तो रूस ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1767 ईस्वी में पहला युद्ध किया था टर्की से, और इस युद्ध में रूस की विजय हुई थी और रूस को काला सागर का क्षेत्र जो है वो टर्की से मिल गया था। तो रूस ने क्यों युद्ध किया था? रूस ने इन बाल्कन क्षेत्रों के पक्ष में युद्ध किया था, जैसे सर्बिया है, यूनान है, इनके पक्ष में। तो पहला युद्ध जो है पोलैंड के उत्तराधिकार को लेके हुआ और रूस को विजय प्राप्त हुई। दूसरा युद्ध जो है वो 1787 में फिर से रूस और ऑस्ट्रिया ने टर्की के विरुद्ध युद्ध किया और रूस को नीस्टर नदी तक का क्षेत्र जो है वो मिल गया था। तो रूस को काला सागर मिल चुका था और नीस्टर नदी का क्षेत्र जो है वो मिल चुका था। तीसरा विद्रोह जो है ये है सर्बिया का विद्रोह, जो आपके सामने लिखा हुआ है 1812 से 1830। ये देखिए सर्बिया का मैप है, ये ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा जो है टर्की साम्राज्य है और टर्की साम्राज्य के अंतर्गत ये सर्बिया है। सर्बिया ने जब दो रूस टर्की युद्ध हो गए उसके बाद जो है सर्बिया में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह हुआ। और जो ये विद्रोह क्यों हुआ, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि टर्की के सुल्तान जो है वो निरंकुश थे, सर्बिया के जो जनता थी वो ईसाई धर्म को मानने वाली थी, सुल्तानों ने जो है बहुत अधिक इनके ऊपर अत्याचार किया हुआ था। तो ये जो है टर्की के सुल्तान के अंतर्गत से स्वतंत्र होना चाहते थे, तो सर्बिया ने सबसे पहले विद्रोह किया। क्योंकि सर्बिया में सर्ब जाति के लोग होते थे। 1804 में काराजार्ज के नेतृत्व में सर्बों ने तुर्कों को निकाल दिया और पहले रूस ने, अब जैसे अभी हमने बताया था कि रूस जो है इसके पहले 2 युद्ध कर चुका है, तो रूस ने पहले जो है सर्बों का साथ दिया और नेपोलियन से युद्ध प्रारंभ होने पर तुर्कों का समर्थन किया। 1813 में तुर्कों ने सर्बिया पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी समय क्या हुआ था कि रूस ने पहले तो सर्बिया का साथ दिया, लेकिन जब नेपोलियन तृतीय का वहां युद्ध हुआ तो रूस ने समर्थन जो है वो वापस ले लिया और ऐसे समय पर सर्बिया पर तुर्कों ने पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि सर्बिया को रूस ने साथ देना छोड़ दिया था उधर नेपोलियन तृतीय के कारण। अब ये जो है अंत में हम ये देखेंगे कि सर्बिया को स्वतंत्रता मिल जाती है और स्वायत्त शासन की स्थापना हो जाती है। यानी सर्बिया जो है 1830 तक सर्बिया को स्वायत्त शासन मिल जाता है और यहाँ पर ये पहली विजय जो है वो बाल्कन राज्यों की होती है। अब ये यूनान का दूसरा विद्रोह है। अब यूनान का जो विद्रोह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनान का विद्रोह के भी कारण वही है जो सर्बिया के विद्रोह के हैं। और यूनान में इस समय क्या था, अकाल पड़ चुका था और बहुत अधिक यूनानियों पर अत्यधिक कर का भार था और फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव पर भी यूनान पर पड़ा था। और साथ ही साथ रूस का जार जो है वो ग्रीक चर्च का संरक्षक था, वो यूनानियों को अपने अंडर में लेना चाहता था और सर्बिया के विद्रोह का भी यूनान पर प्रभाव पड़ा था। और इस प्रकार से यूनान में क्रांतिकारी समितियों का गठन हो गया था, जिसे हितेरिया फिल्के संगठन बना था और हितेरिया फिल्के संगठन कहा गया। ये देखिए, ये मैप के आधार पे यहाँ पर अपन देख रहे हैं यूनान ये जो ब्लू से बना हुआ है, यूनान को उस समय ग्रीस कहा जाता था। ये ग्रीस जो है माने ग्रीन लाइन पूरा ऑटोमन साम्राज्य, उसके अंतर्गत ब्लू से जो है वो ग्रीस को दर्शाया गया है। अब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और उसमें सबसे पहले 1821 में जोनीना का गवर्नर अली पाशा का स्वतंत्रता विद्रोह शुरू हुआ। फिर हितेरिया फिल्के ने विद्रोह प्रारंभ किया। फिर इसके बाद मोरिया विद्रोह हुआ, 25,000 तुर्कों की इसमें हत्या कर दी गई और तुर्कों ने यूनानी पेट्रियार्क की हत्या कर दी। और इस समय क्या होता है कि जब यूनान का विद्रोह इतना विस्तार रूप धारण कर लेता है तो जो तुर्की का जो सुल्तान है उसने किससे सहायता मांगी? मिस्र से सहायता मांगी। और मिस्र का जो सुल्तान है पाशा कहलाता है, मिस्र का सुल्तान पाशा महमद अली, उसने तुर्कों की सहायता करी। अब यहाँ पे ये देखिए, मिस्र ने तुर्कों की सहायता की और तुर्कों की सहायता के बदले मिस्र ने क्या कहा कि हमें क्रीट और सीरिया चाहिए। और क्रीट और सीरिया के बदले जो है उसने इब्राहिम को, अपने पुत्र को माने मिस्र ने के से कुछ सहायता जो है वो भेजी गई तुर्कों को। तो इब्राहिम के साथ जो है 11,000 सैनिकों को भेजा गया।
अब इब्राहिम द्वारा यूनानियों की हत्या की गई और यूरोपीय राज्य इससे विचलित हो गए। अब जब मिस्र से जो सेनाएं आई तो यहाँ पर यूनानियों की हत्या कर दी गई और रूसी झंडे लगे जहाजों को तुर्कियों द्वारा पकड़े जाने से रूस एवं तुर्कियों के संबंध बिगड़ गए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मित्र राष्ट्रों में जैसे इंग्लैंड है, रूस और फ्रांस ने लंदन में संधि की जिसके अनुसार यूनान को टर्की साम्राज्य के अधीन स्वशासित राज्य बनाने का निश्चय किया गया। अब 20 अक्टूबर 1827 को नावेरिनो के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने टर्की और मिस्र की संयुक्त जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मिस्र और टर्की दोनों ने मिलकर के यूनान के विद्रोह को कुचल दिया था और यूनान में 12,000 ईसाई लोगों को मरवा दिया था। तो इससे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में खलबली मची और यूरोप में इंग्लैंड और यहाँ पर अभी रूस ने जो है इंग्लैंड का साथ दिया और लंदन की संधि की और इस युद्ध को रोक दिया गया। और यहाँ ये हम देखेंगे कि कैनिंग की मृत्यु के बाद, कैनिंग माने इंग्लैंड में, कैनिंग की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी वेलिंगटन ने इंग्लैंड को युद्ध से अलग कर दिया और फ्रांस भी अलग हो गया। इससे रूस ने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब इसके पहले क्या होगा? रूस टर्की युद्ध हो जाएगा। रूस जो है टर्की पर आक्रमण कर देगा। अभी तो हमारे इंग्लैंड के साथ मिलकर लंदन की संधि की हुई थी जिसमें कि इसको टर्की और मिस्र को रोक दिया गया था। अब रूस और टर्की युद्ध हुआ और इस युद्ध में रूस ने टर्की को पराजित कर दिया और एड्रियानोपोल पर अधिकार कर लिया और इसी को एड्रियानोपोल की संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए समस्या है किसकी? टर्की की। लेकिन कौन से राष्ट्र इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? यूरोपीय राष्ट्र। इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय समस्या कहा गया है। तो रूस टर्की युद्ध हुआ और एड्रियानोपोल की संधि हुई और इस संधि के द्वारा सुल्तान ने तुर्की प्रभुत्व के अधीन यूनान को स्वतंत्रता दे दी। माने रूस को युद्ध करना पड़ा और इसके बदले में सुल्तान ने जो है वो यूनान को स्वतंत्रता दे दिया। और वालेसिया और मालदाविया, अब ये वालेसिया मालदाविया आगे तक जाएंगे, इनका नाम आता रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वालेसिया और मालदाविया के प्रदेश रूस के संरक्षण में स्वतंत्र कर दिए गए। किसको दे दिया गया? रूस को संरक्षण दे दिया गया और रूस को जॉर्जिया और कॉकेसस के प्रदेश भी दे दिए गए और काला सागर एवं डैन्यूब नदी को सभी राष्ट्रों के लिए खोल दिया गया। तो एक प्रकार से ये जो युद्ध हुआ तो यूनान तो स्वतंत्र हुआ ही बल्कि रूस को भी इसमें लाभ मिल गया। एड्रियानोपोल की संधि हुई और आप देख रहे हो कि रूस को जो है क्या मिल गया? वालेशिया और मालदाविया पर अधिकार मिल गया और रूस को जॉर्जिया भी मिल गया, कॉकेसस के प्रदेश मिल गए, काला सागर और डैन्यूब पर भी रूस का आधिपत्य हो गया। तो ये जो आंतरिक विद्रोह था, माने जो यूनान स्वतंत्र होना चाहता था, उसमें रूस आगे आया और रूस को भी टर्की से लाभ मिल गया। अब यूनान की स्वतंत्रता हो गई, यानी यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि अभी हमने बताया था, यूनान की स्वतंत्रता के लिए टर्की ने किससे सहायता मांगी थी? मिस्र से। और मिस्र ने टर्की को सहायता के बदले मिस्र ने टर्की से क्या मांगा था? सीरिया और क्रीट। तो जब सीरिया और क्रीट देने का समय आया तो टर्की ने खाली मिस्र को क्या दिया? क्रीट दिया और सीरिया नहीं दिया। जब सीरिया नहीं दिया तो मिस्र ने टर्की के ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर इसीलिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कब कौन किसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। वही मिस्र टर्की का विरोधी है, वही मिस्र टर्की का साथ भी उसने दिया। अब यहाँ पर ये जो इजिप्ट लिखा हुआ है बैगनी कलर से, वही मिस्र है। इजिप्ट लिखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मिस्र है और मिस्र ने जो है वो टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो मिस्र और टर्की के बीच जो है वो युद्ध शुरू हुआ और मिस्र का गवर्नर मेहमत अली था। यूनान की स्वतंत्रता के विरोध में तुर्की सुल्तान की उसने सहायता की थी, बदले में उसने क्रीट दिया और सीरिया नहीं दे पाया, जैसा अभी आपको बताया था। और रूस का काले सागर पर प्रभाव हुआ। इसमें प्रधानमंत्री पामस्टन द्वारा मिस्र में रोक लगा दी गई थी और द्वितीय लंदन सम्मेलन हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर ये देखेंगे कि इंग्लैंड के हस्तक्षेप से मिस्र को रोक दिया गया था और मिस्र को बाद में क्रीट और सीरिया खाली करना पड़ा। अब यहाँ पर ये देखिए, पूर्वी समस्या का क्या आ गया? द्वितीय चरण आ गया। तो पहले चरण में अपन ने, फिर से अपन बैक होंगे पहले चरण में, तो पहले चरण में अपन ने क्या देखा कि रूस और तुर्की का युद्ध हुआ
1767 में, फिर रूस और तुर्की का युद्ध हुआ 1787 में, फिर इसके बाद सर्बिया ने स्वतंत्रता स्थापित की, स्वतंत्रता विद्रोह हुआ, फिर इसके बाद यूनान का स्वतंत्रता विद्रोह हुआ, और फिर इसके बाद अपन ने किसका देखा, मिस्र का देखा। और मिस्र ने जो स्वतंत्रता घोषित की उसको इंग्लैंड ने रोक दिया, और मिस्र को जो है कीट और सीरिया जो है वो वापस करना पड़ा, और इसके बाद रूस को भी मालदीविया और वालेशिया से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। तो ये तो माने पूर्वी समस्या का प्रथम चरण हुआ। पूर्वी समस्या का द्वितीय चरण के अंतर्गत आप देखिए 1841 अब आ गया। 1841 से 1852 तक यूरोप में शांति बनी रही पूर्वी समस्या को लेकर, लेकिन जो अपन ने पूर्वी समस्या के कारण देखे हैं, जो आंतरिक और बाह्य कारण, तो वो क्या शांति वास्तविक थी, नहीं थी। 10 साल तक ये जरूर है कि कोई ऐसे युद्ध नहीं हुए। अब दूसरा जो है 54 से 56 युद्ध तक, तो ये देखिए ये क्रीमिया दिया हुआ है, ये रशिया के पास जो है क्रीमिया है, और क्रीमिया में क्या है, सेवास्टोपोल का किला है, और ये ब्लैक सी, बल्गेरिया, ये क्रीमिया युद्ध के कुछ स्लाइड्स हैं। अच्छा, अब क्रीमिया युद्ध के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है। अभी इसके पहले अपन ने रूस टर्की युद्ध देखा और सेंस्टीफेनो की संधि देखी। अब ये क्रीमिया युद्ध आया। क्रीमिया युद्ध के बारे में क्या कहा गया है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने रूस के जार निकोलस प्रथम को इसको उत्तरदायी ठहराया, और क्रीमिया युद्ध टर्की, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और के बीच में लड़ा गया, और 23 अक्टूबर 1853 टर्की ने रूस पर आक्रमण कर दिया। अब ये क्रीमिया युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि टर्की ने रूस पर आक्रमण किया, और इसके बाद जो है साइनोप की खाड़ी पर, दोनों के बीच में, टर्की और रूस के बीच में साइनोप की खाड़ी पर भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में टर्की जो है वो पराजित हो गया, और पराजित होने के बाद मालदीविया और वालेशिया का प्रश्न फिर से सामने आया, और इंग्लैंड, फ्रांस द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब यहां पर ये देखिए, क्रीमिया युद्ध के समय फिर से विभिन्न राष्ट्रों का उत्तरदायित्व सामने आ गया। माने क्या कारण थे, क्रीमिया युद्ध के क्या कारण थे, तो उसमें फ्रांस का क्या उत्तरदायित्व था। अपन किसमें आ गए हैं, क्रीमिया युद्ध में। फ्रांस का क्या उत्तरदायित्व, फ्रांस में उस समय नेपोलियन तृतीय आ चुका था, तो नेपोलियन तृतीय द्वारा फ्रांस की ख्याति माने वो लेना चाहता था। नेपोलियन तृतीय चाहता था कि फ्रांस की ख्याति पूरी यूरोप में फैल जाए। नेपोलियन एवं रूस की जार की शत्रुता भी थी, वो उसे फ्रांस का सम्राट नहीं मानता था। जार जो है वो नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट नहीं मानता था। रूस इंग्लैंड की वैमनस्यता के कारण इंग्लैंड से कूटनीतिक चाल चल रहा था, और कैथोलिकों का समर्थक था फ्रांस, और फ्रांस चाहता था कि जेरूसलम के जो पवित्र स्थान पर रूस का जो संरक्षण है वो फ्रांस को मिलना चाहिए। अने जो तुर्की के अंतर्गत जो ये पवित्र स्थान है उसमें रूस का जो संरक्षण है वो रूस से हट करके किसको मिलना चाहिए, फ्रांस को। तो ये जो बने टर्की के अंदर की जो राज्य हैं उस वक्त फ्रांस और रूस दोनों के अपने अलग अलग स्वार्थ थे। तो इस प्रकार से फ्रांस जो है वो क्रीमिया युद्ध के लिए उसका क्या क्या उत्तरदायित्व था, क्योंकि क्रीमिया युद्ध के समय फ्रांस में इस समय कौन था, नेपोलियन तृतीय। और नेपोलियन तृतीय के बारे में आपको मालूम है कि वो कितना महत्वाकांक्षी था। नेपोलियन बोनापार्ट अलग है, जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 की क्रांति के बाद 1815 तक था, और ये इस समय है नेपोलियन तृतीय। ये देखिए मैप के द्वारा यूरोप को और टर्की साम्राज्य को बताया गया है। अब दूसरा है रूस का उत्तरदायित्व। ये किसके लिए अपन कारण देख रहे हैं, क्रीमिया युद्ध के लिए। तो रूस ने टर्की के लिए कहा कि टर्की एक बीमार राष्ट्र है और जिसका रोग जो है वो असाध्य है, और जार की योजना थी कि इंग्लैंड को, माने जार ये चाहता था टर्की को जो है वो नष्ट कर देना चाहिए, और इंग्लैंड को मिस्र, साइप्रस, क्रीट पर अधिकार कर लेना चाहिए, और रूस को, माने हमको जो है कुस्तुनतुनिया पर इंग्लैंड, और इसके लिए तैयार नहीं था, और हमको जो है वो कुस्तुनतुनिया मिल जाए और टर्की का विभाजन हो जाए। लेकिन इस काम के लिए इंग्लैंड तैयार नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड चाहता था कि टर्की जो है वो बना रहे। अब रूस जो है बास्फोरस तथा डार्डनलीज पर अधिकार करना चाहता था, और जो रूस के साथ एंकियार एस्केलेसी की संधि द्वारा 1833 में उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया था। 1841 में द्वितीय लंदन सम्मेलन में उससे ये अधिकार छीन लिया गया था, और पवित्र स्थानों पर उसका
दावा था, किसका? रूस का। और पवित्र स्थानों पर कौन दावा कर रहा था? फ्रांस भी दावा कर रहा था। तो रूस और फ्रांस दोनों में शत्रुता हो गई थी। और ये शत्रुता क्यों हुई? वही पूर्वी समस्या यानी कि बाल्कन राज्यों को लेकर के। अब ये इंग्लैंड का उत्तरदायित्व, ये अपन किस उत्तरदायित्व क्यों देख रहे हैं विभिन्न राष्ट्रों का? क्रीमिया युद्ध के लिए। ये क्रीमिया युद्ध के कारण भी हैं। अब इंग्लैंड का क्या उत्तरदायित्व था? ये इंग्लैंड की तरफ से क्या कारण थे क्रीमिया युद्ध के? कि इंग्लैंड जो है तुर्की की अखंडता बनी रहे, ये चाहता था। इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि तुर्क का जो है वो विभाजन हो या तुर्क में जो है रूसी साम्राज्य का संरक्षण हो। फिर दूसरा जो है पूर्वी साम्राज्य की चिंता, कि इंग्लैंड को ये चिंता थी कि इस पूर्वी साम्राज्य जो है वो बना रहे, जैसा भी हमने बताया, ताकि मिस्र तथा भारत की सुरक्षा बनी रहे। जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रसेल ने कहा था, यदि हम रूसियों को डैन्यूब में नहीं रोकेंगे, माने कि यहाँ पर, कहां पर? टर्की में, अगर हम रूसियों को बढ़ने देंगे तो हमें इनको सिंधु में रोकना पड़ेगा, यानी भारत की सीमा पर इनको रोकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही यानी टर्की में ही रूसियों को हम रोकते रहें, यानी रूस का वर्चस्व टर्की में ना होने दें। और दूसरा इंग्लैंड का ये कहना था कि टर्की की समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। जबकि टर्की की समस्या अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, टर्की की समस्या अपनी है, क्योंकि तुर्की सुल्तानों ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और अगर बाल्कन राज्य संघर्ष कर रहे हैं तो सुल्तान अपने आप उसको समस्या का समाधान कर लेगा। लेकिन अपन ने क्या देखा था कि ये राष्ट्र जो है आपस में टर्की को बांटना चाहते थे, रूस जो है उसको नष्ट करना चाहता था। तो जो राष्ट्रों के, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, इनके जो स्वार्थ हो गए थे, तो इसके कारण इंग्लैंड ने कहा था कि टर्की की समस्या जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो चुकी है, इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। तो ये क्रीमिया युद्ध के विभिन्न राष्ट्रों के का उत्तरदायित्व अपन ने देखा। अब ये तुर्की की स्थिति उस समय क्या बन गई थी? तुर्की की स्थिति, अब तुर्की की स्थिति में आप चलिए, पहले अपन जैसे देख रहे हैं कि तुर्की से सर्बिया जो है वो स्वतंत्र हो गया है, तुर्की से यूनान स्वतंत्र हो गया है, तुर्की से मिस्र स्वतंत्र हो गया है, तुर्की और रशिया का युद्ध हो चुका है ना, और रशिया ने अपना संरक्षण स्थापित कर लिया है। तो तुर्की की स्थिति अब क्या हो गई है? एक बीमार राष्ट्र की तरह हो गई है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र भी इस पर अपना संरक्षण स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा किस प्रकार से नेपोलियन तृतीय जो है फ्रांस का, वो तुर्की पर अपना साम्राज्य स्थापित चाह रहा है, इंग्लैंड क्या चाह रहा है, रूस क्या चाह रहा है ना। तो तुर्की इस समय तक यूरोप में एक बीमार आदमी की तरह हो गया। टर्की का सुल्तान ना तो यूरोपीय राष्ट्रों से अकेला संघर्ष कर सकता था, और ना बाल्कन राज्यों जो स्वतंत्र हो रहे हैं उनसे भी वो नहीं जीत पा रहा था। तो स्वाभाविक है कि टर्की के सुल्तान अपनी आंतरिक समस्या से भी जूझ रहा था और यूरोपीय राष्ट्रों के स्वार्थों के आगे भी वो जूझ रहा था। तो क्या उसकी स्थिति बन गई यूरोप में? एक बीमार आदमी की तरह बन गई कि हम करें तो करें क्या, ठीक है ना। तो इसमें अब यहाँ पर ये देखेंगे, सुल्तान अपनी ईसाई जनता के प्रति कठोर तथा अमानवीय था, माने वो और कठोर होता जा रहा था। यूनान, सर्बिया और मिस्र विद्रोह हो चुके थे, जैसा भी हमने बताया आपको, और मालदाविया तथा वालिशिया में स्वायत्त शासन हो गया था, और सर्बिया पूर्ण स्वतंत्रता अब चाहता था। बल्गारिया, अल्बानिया और मैसेडोनिया में असंतोष था। बाल्कन राज्यों की अपेक्षा रूस को अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि रूस में स्लाव थे। ये इसी समय जो है तुर्की सुल्तान में एक सुधार आया। अब्दुल मजीद जो ने शासन किया और उसने सुधार किया, लेकिन उसके सुधार जो है वो असफल रहे। अब युद्ध के कुछ तात्कालिक कारण थे, क्रीमिया युद्ध के कुछ तात्कालिक कारण थे। इसमें पवित्र स्थानों पर रूस का संरक्षण, रूस ने कुछ मांग करी, किसके सामने? टर्की के सामने। क्या मांग थी उसकी? पवित्र स्थानों पर रूस का संरक्षण होना चाहिए। ये क्रीमिया युद्ध के माने तात्कालिक कारण थे। और दूसरा, ईसाइयों पर संरक्षण होना चाहिए। अब ये मांग जो है मित्र राष्ट्रों के सामने रखी गई। तो कौन से मित्र राष्ट्र? जो माने इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनके सामने रखी गई। तो मित्र राष्ट्रों ने पहली मांग तो मान ली कि पवित्र स्थानों पर रूस का संरक्षण हो, लेकिन दूसरी मांग जो है उन्होंने नहीं मांगी। और इसके लिए रूस ने क्या किया कि फिर से टर्की पर आक्रमण कर दिया, और टर्की पर आक्रमण के लिए मोल्दाविया और वालेशिया पर अधिकार किया, और टर्की पर जो है दबाव डाला कि जो है हमारी दोनों मांगे जो है मान ली जाए। तो तुर्की ने उनकी मांगों को नहीं माना और युद्ध की घोषणा कर दी। और 23 अक्टूबर 1853 को जो है तुर्की द्वारा तुर्की और रूस के बीच में युद्ध हो गया। अब ये जो युद्ध हुआ तो ये साइनोप की खाड़ी पर युद्ध हुआ, और ये युद्ध में तुर्की और रूस के इस युद्ध में जो है रूस विजयी हुआ और टर्की को पराजित होना पड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस, जब टर्की पराजित हो गया तो इंग्लैंड फ्रांस को चिंता हुई, और इंग्लैंड फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज दी और 4 जनवरी 1854 काले सागर में प्रवेश किया, एवं रूस
जो है सेवास्टोपोल लौटने से रूस को मालदीविया और वालेशिया खाली, माने इंग्लैंड और फ्रांस के हस्तक्षेप के कारण रूस को जो है सेवास्टोपोल से लौटना पड़ा और मालदीविया और वालेशिया जो है वो खाली करना पड़ा। तो 1854 में ही इंग्लैंड और फ्रांस के हस्तक्षेप के कारण, ये देखिए क्रीमिया युद्ध है, इंग्लैंड और फ्रांस के हस्तक्षेप के कारण रूस को जो है अपनी सेनाएं वापस करनी पड़ी 1854 में। तो जब रूस को अपनी सेनाएं वापस करनी पड़ी तो अब 1854 में ही ये ध्यान देने वाली बात है कि क्रीमिया युद्ध जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। ये युद्ध जो है कहां पर लड़ा गया, ये आपको क्रीमिया दिखाया जा रहा है, इस सेवास्टोपोल, क्रीमिया, ब्लैक सी। तो यहां पर ये देखेंगे जब रूस, ये सेवास्टोपोल है, रूस ने अपनी सेना यहां से हटा ली, क्रीमिया युद्ध हुआ और यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ये चाहते थे कि इस युद्ध में रूस को पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाए और अंत में जो है रूस को झुकना पड़ा और पेरिस की संधि हुई 30 मार्च 1856। तो ये क्रीमिया युद्ध चलता रहा 54 से 1856 तक और ये 2 वर्ष तक युद्ध चला और इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस और टर्की ने मिलकर रूस को पराजित किया। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले रूस ने टर्की को पराजित कर दिया था साइनोप के युद्ध में, लेकिन फिर जब इंग्लैंड और फ्रांस सामने आए तो रूस जो है वो टर्की की सेना के आगे नहीं बढ़ सका और रूस की पराजय हुई और इस पराजय के बाद रूस को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। और पेरिस की संधि जो है, इसमें जो इसकी धाराएं हैं, इसमें शॉर्ट में ये बताया जा रहा है कि रूस को वाल्देविया और मालदीविया खाली करना पड़ा, सर्बिया को उसकी स्वतंत्रता गारंटी दे दी गई और कार्च का क्षेत्र रूस को मिला। मैं यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी, यानी फ्रांस पे ये संधि की गई और ये संधि जो है ये रूस के लिए बहुत बड़ी अपमानजनक संधि थी। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 इसकी। अच्छा, क्रीमिया युद्ध का जो प्रभाव पड़ा वो तुर्की पर क्या प्रभाव पड़ा कि तुर्की जो है एक अंतरराष्ट्रीय समस्या या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में तुर्की आ गया और तुर्की की समस्या जो है अंतरराष्ट्रीय हो गई। और रूस पर क्या प्रभाव पड़ा कि रूस की पराजय हुई और उसका मानहानि हुई उसकी, रूस की। और रूस में इस समय निकोलस प्रथम की मृत्यु के बाद जार निकोलस द्वितीय आया और उसने रूस में कई सुधार भी किए। इंग्लैंड का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, यानी तुर्की बना रहा और रूस का प्रभाव इंग्लैंड ने कम किया। फ्रांस का भी प्रभाव, नेपोलियन तृतीय का प्रभाव जो है क्रीमिया युद्ध में और भी अधिक हो गया, जो वो अपना वर्चस्व चाहता था। रूस को हराने के बाद फ्रांस ने, नेपोलियन तृतीय ने अपना बदला लिया। सार्डिनिया और पिडमांट से काबूल को बुलाया गया था और काबूल ने सार्डिनिया की समस्या को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में रखा और वही जो है जाकर के इटली के एकीकरण में योगदान हुआ। और ऑस्ट्रिया पर भी प्रभाव पड़ा, यानी मैटरनिक प्रतिक्रियावादी था, लेकिन मैटरनिक जो है यहाँ पर अलग था। और प्रशा पर प्रभाव, प्रशा से बिस्मार्क था और बिस्मार्क ने जो है वो अलग नीति अपनाई थी और आगे जाकर के जर्मनी के पर भी क्रीमिया के युद्ध का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर किसी भी छात्रों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अगर कोई छात्र कोई भी प्रश्न पूछना चाहे। अब क्रीमिया युद्ध के क्या कारण थे, कोई भी बता सकता है क्या? क्रीमिया युद्ध के कारण खूब अच्छा समझ में आ गया। क्रीमिया युद्ध के कारण अगर आप लोग बतलाना चाहें, कोई भी छात्र। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से। हाँ जी जी। मैम एक क्वेश्चन था, क्या क्रीमिया युद्ध चर्च की चाबियों को लेकर लड़ा गया युद्ध था? क्या बोला आपने, थोड़ा क्लियर करिए। क्या क्रीमिया का युद्ध चर्च की चाबियों को लेकर लड़ा गया युद्ध था? चर्च की चाबियों को लेकर लड़ा गया युद्ध था, ये इतिहासकार ने कहा जरूर है, लेकिन चर्च की चाबियों से संबंधित ये युद्ध नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि क्रीमिया युद्ध का जो तात्कालिक कारण जो था, ठीक है ना, वो रूस ने 2 मांगे रखी थी और वो मांगे एक तो ये थी कि बाल्कन क्षेत्र में जो ईसाई जनता है वो हमारे संरक्षण में रहे
और दूसरा जो पवित्र स्थान है वो भी हमारे संरक्षण पर रहे। तो पवित्र स्थान के लिए तो मित्र राष्ट्रों ने कह दिया था कि आपके संरक्षण में रहेंगे, लेकिन जो पूरे ईसाई राज्य हैं वो आपके संरक्षण में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि चर्च की चाबियों को लेकर लड़ा गया कि ये दोनों ही कारण रूस ने ईसाई जनता के या ईसाई धर्म के नाम पे ये मांगे रखी थी। इस आधार पे तो आप कह सकते हो कि चर्च की चाबियों के आधार पर ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन ये आधार जो है पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि रूस जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था डैन्यूब क्षेत्र पर और काले सागर पर। मालदेविया और वालेशिया जो है वो रूस पहले ही प्राप्त कर चुका था, लेकिन मालदेविया वालेशिया को इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस से फिर से छुड़ा लिया था, माने उसका अधिकार समाप्त कर लिया था। तो उस पर पुनः अधिकार करने के लिए रूस ने ये युद्ध किया था, क्योंकि साइनोप की खाड़ी में भी उसने तुर्की को परास्त किया था। तो खाली उसका ये मतलब नहीं था कि हम ईसाई प्रजा का संरक्षण ही हमारा उद्देश्य है। रूस का उद्देश्य क्या था? काला सागर और डैन्यूब क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना। तो चर्च की चाबियों को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, थैंक यू मैम। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? अगले व्याख्यान में आपको रूस टर्की युद्ध और सेंस्टिफेनो की संधि और बर्लिन सम्मेलन जो है उसके बारे में बतलाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।